शिखा बाजार में एक ठेले वाले के पास खड़ी मजे से गोलगप्पे खा रही होती है। तभी उसकी माँ नीलम घर के दरवाजे पर आके उसे आवाज लगाती है। शिखा, अरे घर वापस आ, जब देखो किसी न किसी ठेले पर ही दिखाई देती है। हाँ माँ, बस अभी आई। शिखा आखिरी बचा हुआ गोलगप्पा खाकर घर लौट आती है। दरअसल शिखा खाने पीने की बहुत शौकीन थी और उसका घर बाजार के ही पास था, जिस कारण शिखा को कुछ भी खाना होता तो वो बाजार पहुंच जाया करती। कुछ ही दिनों में शिखा के लिए उसके पिताजी के दोस्त के बेटे विकास का रिश्ता आता है और बातचीत पक्की हो जाने पर शिखा और विकास की शादी हो जाती है। शादी के बाद शिखा जब अपने ससुराल आती है तो देखती है उसका ससुराल बहुत बड़ा और अच्छी सोसाइटी में था। घर में उसकी जेठानी, सास ससुर और जेठानी का 8 साल का एक बेटा भी था। एक रोज अपने ससुराल वालों को सादा खाना खाते देखकर शिखा अपनी जेठानी सुमन से पूछती है, दीदी आपको खाना बनाने नहीं आता क्या? ये तुम क्या कह रही हो? दिखता नहीं है कि मेरा बनाया हुआ खाना ही सभी खा रहे हैं। ये भी भला कोई खाना हुआ? अरे बिना मिर्च मसाले के कैसा खाना, और इतना सादा खाना कोई कैसे खा सकता है? इस घर के लोग ज्यादा तेल मसाले वाला खाना नहीं खाते, सादा खाना खाते हैं। इससे सेहत अच्छी बनी रहती है। लेकिन मुझे सादा और मरीजों वाला खाना खाने की आदत नहीं है। तो आदत डाल लो, क्योंकि इस घर में ऐसा ही खाना बनता है। तुम्हारे लिए अलग से खाना नहीं बनेगा, समझी? इतना कहकर सुमन गुस्से में शिखा को घूरते हुए चली जाती है और वो सादा खाना देखकर शिखा का मुंह लटक जाता है। तब जैसे तैसे बर्दाश्त करके शिखा पूरे 1 हफ्ते तक वही खाना खाती है। एक रोज वो अपने बगीचे में पौधों को पानी देते हुए खुद से बात करती है, पियो पियो पानी पियो, मुझसे अच्छे तो ये पौधे हैं जिन्हें भरपूर पानी तो नसीब हो रहा है, वरना यहाँ तो इंसान को मनपसंद खाना ही नहीं मिल रहा। कचौड़ी, गर्मा गर्म कचौड़ी खा लो, कचौड़ी कचौड़ी कचौड़ी। कचौड़ी वाले की आवाज सुनते ही शिखा बगीचे से बाहर झांकने लगती है तो देखती है कि सोसाइटी के बाहर कचौड़ी वाला जा रहा है। कितने दिनों बाद कचौड़ी का नाम सुन रही हूँ, मेरे तो मुंह में ही पानी आ रहा है। लेकिन जाना ठीक रहेगा क्या? चली ही जाती हूँ। 1 हफ्ते से अपने मन को मार कर बैठी हुई हूँ। शिखा कचौड़ी वाले की ओर ऐसे भागती है मानो उसे कोई खजाना मिल गया हो और मजे से ठेले के पास खड़ी होकर कचौड़ी खाने लगती है। आहा, क्या मजेदार कचौड़ी है भैया, खाकर सुकून मिल रहा है। वैसे आप इस सोसाइटी में काम वाम करने आती हैं क्या? इसलिए पूछ रहे हैं कि यहाँ के लोग ठेले पर बिकने वाला सामान नहीं खाते हैं। वो ना खाए, मुझे तो खाने दो भैया। इसी बात पर 2 प्लेट और बना दो। शिखा मजे से कचौड़ी खा रही होती है और सोसाइटी में आने जाने वाले लोग उसे देख रहे होते हैं। रात के समय सभी खाने के लिए बैठे होते हैं। तभी कविता कहती है, अरे छोटी बहू, तू क्यों कोने में खड़ी है? आकर खाना खा ले। पेट में जगह हो तब तो खाऊं। क्या कहा बहू तूने? अरे थोड़ा जोर से बोल। माँ जी, मैंने कहा कि मेरा मन नहीं है खाने का। अरे शिखा, ऐसे कैसे मन नहीं है? थोड़ा तो खा लो। नहीं नहीं, आप लोग खाइए, मुझे नींद आ रही है। शिखा उबासी लेते हुए वहां से चली जाती है। ऐसे ही वो अगले दिन भी ठेले से तंदूरी नान खा लेती है और फिर घर में खाना नहीं खाती। इस तरह पूरा 1 हफ्ता बीत जाता है। तभी एक रोज सुमन अपनी सास से कहती है, माँ जी आज खाने में क्या बनाऊं? बहू, आज तू छोटी बहू की पसंद का कुछ बना ले। मैं देख रही हूँ वो रात में खाना ही नहीं खाती, ऐसे तो वो कमजोर हो जाएगी। माँ जी आप फालतू में चिंता कर रही हैं, रात में ही तो नहीं खाती है, दिन में तो बराबर खाना खाती है। फिर भी बहू ऐसे अच्छा नहीं लगता, तू कुछ बना दे उसकी पसंद का। माँ जी मुझे क्या पता उसकी पसंद, और वैसे भी उसे घर में बनने वाला सादा खाना रास नहीं आता। माँ मुझे भूख लगी है। तुझे तो घर आते ही भूख लगने लगती है। रुक, मैंने तेरे लिए फल काट कर रखे हैं, मैं अभी लाती हूँ। इधर शिखा की सास को उसके ना खाने से चिंता हो रही थी तो उधर शिखा ठेले से कभी चाट, समोसे, पकौड़ी और अपनी पसंद का खाते हुए मौज में थी। और आस पड़ोस की पड़ोसने उसे देखकर तरह तरह की बातें बनाया करती। ये तो सुमन की देवरानी है ना रजनी बहन? हाँ, लग तो वही रही है, लेकिन ये ठेले वाले से क्या ले रही है? वहाँ खड़ी होकर चाट खा रही है, देखो तो कैसे मजे से खा रही है। भला बड़े घर की बहुएं ऐसे ठेले पर बिकने वाली सामान खाती हैं क्या? लगता है इसके घर वाले से खाना नहीं देते, देखो कैसे एक के बाद एक प्लेट चट करती जा रही है। हाय हाय, मुझे तो इसे ऐसे खाते देखकर ये अजीब लग रहा है। सही सुना था मैंने, ये सुमन की देवरानी किसी छोटे घर से आई है। हाँ, वो तो इसकी हरकतें ही बता रही हैं। चाट खाने के बाद शिखा चुपचाप अपने घर चली जाती और रोज की तरह आज भी खाना नहीं खाती। तभी सुमन उससे कहती है, तुम्हारी भूख मर गई है क्या? माँ जी को तुम्हारे ना खाने को लेकर चिंता होने लगी है। अब इसमें चिंता करने जैसी क्या बात है?
खाना तो तुमने खाया नहीं है तो ये डकार कैसे ले रही हो तुम? ये वो खाली पेट की वजह से है। वो क्या है ना, मुझे खाली पेट डकार आ जाती है कभी कभी। मैं जा रही हूँ सोने। इससे पहले कि सुमन और कुछ कहती, शिखा वहां से चली जाती। अगले दिन दोपहर में शिखा ठेले पर मोमोज खा रही होती। तभी स्कूल से लौट रहा उसका भतीजा उसे देख लेता है और उसकी साड़ी का पल्लू खींचकर कहता है, चाची चाची आप क्या खा रही हो? अरे ये कहाँ से आ गया? बेटा मैं मोमोज खा रही हूँ, ये बहुत स्वादिष्ट है, तुम खाओगे? चाची मम्मी कहती है बाहर की चीजें नहीं खानी चाहिए, वो सेहत के लिए अच्छी नहीं होती है। बेटा एक दिन खाने से कुछ नहीं होता और ये ना बहुत स्वादिष्ट है। मेरे साथ तुम भी खाओ और हाँ, घर पर किसी को मत बताना, ठीक है? अब बबलू तो बच्चा ही था, इसीलिए शिखा की बात मानकर उसके साथ मोमोज खाने लगता है और कुछ ही देर में दोनों घर पहुंचते। सुमन बबलू को देखते ही उसके लिए कुछ खाने को लाती है, लेकिन बबलू मना कर देता है। अरे तुझे तो स्कूल से आते ही भूख लगती है, फिर आज क्या हुआ? आज भूख नहीं है मम्मी। वही तो पूछ रही हूँ, क्यों नहीं है भूख? बहू बच्चा है, मन होगा तो खा लेगा। आजा बबलू बेटा, अपने दादा के पास आ। आज ये शिखा के साथ घर आया है और कुछ खाने को भी नहीं मांग रहा है। आखिर माजरा क्या है? 2 दिन बाद बाजार से लौटते हुए सुमन की मुलाकात विमला से हो जाती है, जो उसे शिखा के ठेले से खाना खाने की बात बताती है। नहीं विमला बहन, मेरी देवरानी नहीं, आपने किसी और को देखा होगा। हाय हाय, मेरी आंखें इतनी कमजोर नहीं जो इंसान ना पहचान पाए, और जो देखा सो तुम्हें बता दिया। सुमन को विमला की बातों पर यकीन नहीं होता, लेकिन घर आते हुए वो सोसाइटी के बाहर शिखा को ठेले के पास भेलपूरी खाते हुए रंगे हाथों पकड़ लेती है और ये बात घर में बताती है। अच्छा, तो इसलिए तुम रात को खाना नहीं खाती थी, क्योंकि तुम्हारा पेट तो पहले से ही भरा होता था। बहू मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी, और घर का खाना छोड़कर तू वो बेकार ठेले का खाना खाती है। खाती ही नहीं माँ जी, मेरे बबलू को भी खिलाती रही। आज मेरे पूछने पर उसने बताया। अरे तो कोई गुनाह नहीं किया है मैंने, और माँ जी ठेले का खाना ना आपके सादे मरीज वाले खाने से बहुत बेहतर होता है। सच्चाई पता लगने पर भी शिखा को कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि अब वो ठेले का खाना घर लाकर खाने लगती है और चुपके से कभी कभी बबलू को भी खिला दिया करती। एक रोज अचानक ही बबलू को उल्टियां होने लगती हैं और डॉक्टर घर आकर चेकअप करके बताते हैं, आपके बच्चे को फूड पॉइजनिंग हुई है। इन्होंने जरूर अनहाइजीनिक खाना खाया है। डॉक्टर मैं तो अपने बच्चे के खाने पीने का बहुत ध्यान रखती हूँ। चिंता मत कीजिए, मैंने दवाई लिख दी है, और अब इनके खाने पीने में लापरवाही मत कीजिएगा। डॉक्टर वहां से चला जाता है तो आखिर में शिखा अपनी गलती मानते हुए कहती है, मुझे माफ कर दीजिए दीदी, मैंने ही बबलू को आज ठेले वाले दही भल्ले खिलाए थे। मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। ये तो मुझे किचन में पड़े दही भल्ले की पन्नी देखकर ही पता चल गया था बहू, और मैं इसलिए चुप रही ताकि तुझे पता चले कि तूने क्या गलती की है। मैं समझ गई हूँ, अब मैं आज के बाद से घर का खाना ही खाऊंगी, बस आप लोग मुझे माफ कर दीजिए। शिखा को अपनी गलती का एहसास होते देखकर सुमन उसे माफ करके एक और मौका देती है। इसी के साथ अब शिखा कभी भी ठेले का खाना नहीं खाती और घर का बना ही खाना खाया करती थी। साथ ही अब अपने ससुराल वालों के साथ हंसी खुशी रहती है। वाह बहू, तुम दोनों ने अपनी पहली रसोई का खाना बहुत अच्छा बनाया है, मजा ही आ गया खाना खाकर। हाँ बहू, तुम दोनों ने ही अपनी पहली रसोई का खाना बहुत अच्छा बनाया है। तुम दोनों बस यहीं 10 मिनट रुकना, मैंने अपने हाथों से तुम दोनों के लिए एक ड्रेस बनाई है, मैं अभी लेकर आती हूँ। इतना बोलकर सुमित्रा अपने कमरे में जाती है और वहां से अपनी दोनों बहुओं के लिए अपने हाथों का सिला हुआ ड्रेस लेकर आती है। बड़ी बहू, ये लो अम्ब्रेला सूट मैंने अपने हाथों से तुम्हारे लिए बनाया है, और छोटी बहू ये सूट मैंने तुम्हारे लिए बनाया है, और मेरी तरफ से ये 500 रुपए भी पकड़ो, तुम दोनों की पहली रसोई का शगुन। माँ जी, ये ड्रेस तो बहुत अच्छी सिली है आपने, आप इतना अच्छे कपड़े बनाना जानती हैं, मुझे तो पता ही नहीं था। जहां अदिति अपनी सास की बनी ड्रेस देखकर बहुत खुश होती है, तो वहीं अपनी सास के हाथों का बना ड्रेस देखकर आकांक्षा का मुंह बन जाता है, पर वो वहां अपनी सास की तारीफ करती है। हाँ माँ जी, ये सूट तो बहुत अच्छा है। वहां तो वो सास की तारीफ करती है, पर जब कुछ देर बाद जब सब अपने कमरे में चले जाते हैं तो आकांक्षा अपनी सास की दी हुई ड्रेस बेड पर फेंकते हुए खुद से कहती है, ये क्या दे दिया इन्होंने मुझे, इससे तो अच्छा कुछ देते ही नहीं। ऐसे कपड़ों का तो मेरे घर में पोंछा लगता है, पर इन गरीबों से और उम्मीद भी क्या की जा सकती है। इतनी कंजूसी बुढ़िया ने इतना घटिया सा ड्रेस मुझे खुद बनाकर मेरी पहली रसोई के नेक के रूप में पकड़ा दिया। ऐसी ड्रेस को पहनने से तो अच्छा है कि मैं इसे किसी भिखारी को दे दूं। आकांक्षा को अपनी सास का दिया हुआ ड्रेस बिल्कुल पसंद नहीं आता और वो उस ड्रेस को अलमारी में फेंक देती है। अगले दिन सुमित्रा की दोनों बहुएं अपनी पग फेरे की रस्म के लिए तैयार होती हैं। जहां अदिति अपनी सास की दी हुई ड्रेस पहन कर आती है तो वहीं आकांक्षा अपनी खरीदी हुई कोई महंगी ड्रेस पहन कर आती है। माँ जी देखिए, आपने जो मुझे मेरी पहली रसोई पर ड्रेस दी थी,
मैंने वही पहनी है। मैं सोच रही हूँ कि मैं अपनी पगफेरे की रस्म के लिए यही ड्रेस पहन कर जाऊं। हाँ बहू, ये ड्रेस तो सच में तुझ पर बहुत अच्छी लग रही है। आकांक्षा, माँ जी ने अपने हाथों से इतनी प्यारी ड्रेस हमें बना कर दी थी और तुमने वो नहीं पहनी। अरे आज नहीं पहनोगी तो फिर कब पहनोगी? दीदी, आप गरीब घर से हैं, इसीलिए आपको जो ड्रेस मिलती है आप वो खुशी खुशी रख लेती हैं। पर मेरे पास माँ जी की दी हुई ड्रेस से भी ज्यादा अच्छी ड्रेसेस रखी हैं, और जब मेरे पास इतने कपड़े रखे हैं तो मैं माँ जी की बनाई हुई ड्रेस पहनकर अपने मायके क्यों जाऊं? आकांक्षा की बात सुनकर सुमित्रा समझ जाती है कि उसकी छोटी अमीर बहू को उसकी दी हुई ड्रेस पसंद नहीं आई, जिस वजह से सुमित्रा कुछ नहीं बोलती और उदास हो जाती है। अब इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और सुमित्रा अपने खाली समय में यूं ही ड्रेस बना लिया करती थी। ऐसे ही एक शाम पूरा परिवार एक साथ बैठा होता है कि तभी सुमित्रा के दोनों बेटे अतुल और दीपक अपनी माँ से कहते हैं, माँ, अगले हफ्ते तो तुम्हारी दोनों बहू का जन्मदिन आ रहा है, तो क्या सोचा है तुमने? इस बार दोनों का ही ससुराल में पहला जन्मदिन है। अरे बच्चों, मेरे तो दिमाग से ही निकल गया था। सही याद दिला दिया तुम दोनों ने। अच्छा बहू, तुम दोनों बताओ, तुम्हें अपना ससुराल में पहला जन्मदिन कैसे मनाना है? माँ जी, मैंने तो शादी से पहले भी कभी जन्मदिन नहीं बनाया, तो मैं क्या ही बताऊं। जैसा आपका दिल हो वैसे ही कर लेंगे। माँ जी, जेठानी जी तो गरीब घर से हैं, उन्हें तो अपना जन्मदिन भी नहीं मनाना। पर मैं जेठानी जी जैसी नहीं हूँ। मैंने तो सोच लिया है कि मैं ससुराल में अपने पहले जन्मदिन से बाहर से केक मंगवाऊंगी, अपने लिए महंगी ड्रेस लूंगी और छोटी सी घर में पार्टी रखूंगी। ये सब आप लोग कर लोगे ना? आकांक्षा की बातें सुनकर सुमित्रा थोड़ी परेशान हो जाती है। अब इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं और सुमित्रा अपने पति से दोनों बहुओं के जन्मदिन की बातें करती है और बजट प्लान करती है। हमारी दोनों बहुओं का ससुराल में पहला जन्मदिन है। छोटी बहू ने तो बोल दिया उसे घर में पार्टी चाहिए। सुमित्रा, छोटी बहू को समझाओ, हम उसके परिवार की तरह इतने अमीर नहीं है, पर हाँ, मैं अपनी दोनों बहुओं को ड्रेस और केक के लिए पैसे दे दूंगा। क्योंकि सुमित्रा के पास ज्यादा पैसों का बजट नहीं था, इसलिए वो उदास हो जाती है। पर यह सब कुछ आकांक्षा कमरे के बाहर खड़ी सुन लेती है और अंदर आकर अपनी सास से कहती है, माँ जी, पापा जी ने जो भी कहा मैंने वो सब सुन लिया है। अगर आप लोगों के पास पैसे नहीं है तो रहने दीजिए, पर मैं तो अपना जन्मदिन मना कर रहूंगी। मैं अपने मायके से पैसे मंगवा लूंगी, केक और ड्रेस का इंतजाम कर लूंगी। आखिर ये मेरा ससुराल में पहला जन्मदिन है। वो सब तो ठीक है आकांक्षा, पर घर तो हमारे पैसों से ही चलता है और मेरे पास भी इतने पैसे नहीं है, और तुम्हारा बर्थडे मंथ एंड में आता है। हम अगले साल तुम्हारा बर्थडे अच्छे से मना लेंगे। इस साल घर में ही सेलिब्रेट कर लेते हैं ना, क्यों बर्थडे सेलिब्रेट के लिए अपने मायके वालों से पैसे मांगने? आप लोगों को मेरे जन्मदिन की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मेरा ससुराल में पहला जन्मदिन है। मैं अपने सभी दोस्तों को भी बुलाऊंगी और धूमधाम से जन्मदिन भी मनाऊंगी। और मैंने तो सोच लिया है कि मुझे कैसा केक और कैसा डेकोरेशन चाहिए, और मैं अपने लिए 1-2 दिन में बर्थडे ड्रेस भी खुद खरीद कर ले आऊंगी। दीपक के समझाने पर भी आकांक्षा नहीं सुनती और वो अपने मायके से पैसे मंगवा लेती है और उसके बाद एक बड़ी सी केक शॉप पर जाकर अपने लिए 4 मंजिला केक का ऑर्डर दे आती है। केक का ऑर्डर देने के बाद वो एक बड़े से शोरूम में जाती है जहां वो डमी में लगे कुछ गाउन देखती है। मुझे आप ये गाउन दिखा दीजिए, मुझ पर तो ये गाउन बहुत अच्छा लगेगा। जब मैं अपने जन्मदिन वाले दिन सबके सामने ये गाउन पहन कर जाऊंगी, सबकी नजरें सिर्फ मुझ पर ही होंगी। बेटा, ये गाउन पूरे 20,000 रुपए का है। अगर तुम्हें लेना हो तो तभी मैं बाहर निकालूंगा। बाद में रेट कम करने की मत बोलना, क्योंकि हमारे यहाँ ये फिक्स रेट है। अंकल, मैं उन गरीबों में से हूँ नहीं जो मोल भाव करे। इतना बोलकर आकांक्षा 20,000 रुपए का वो गाउन लेकर घर आती है, जहां वो देखती है कि अदिति अपनी सास के हाथों में कपड़े के कुछ पीस और सिलाई का कुछ सामान दे रही है। माँ जी, मुझे तो आपकी ही बनाई हुई ड्रेस पसंद है। मुझे बाहर से अपने जन्मदिन के लिए कोई ड्रेस नहीं लेनी। आप मेरे लिए इन्हीं कपड़ों का सुंदर सा गाउन बना दीजिए। हद होती है कंजूसी की। अरे बर्थडे ड्रेस तो बाहर से ले लो कम से कम। घर में मेहमान आएंगे, क्या सोचेंगे वो। खैर, तुम सास बहू को जो करना है करो। मैंने तो सोच लिया है कि मैं अपने जन्मदिन पर क्या करूंगी, और मैंने तो अपने जन्मदिन के लिए खुद ही केक का ऑर्डर भी दे दिया है। मैं तो अपने जन्मदिन पर अपने ससुराल में अपना पहला जन्मदिन केक 4 मंजिला का काटूंगी, जो बहुत सुंदर होगा। और पता है, वो केक पूरे 5,000 का होगा। ये तो बहुत अच्छी बात है बहू, पर तुझे बाहर से ऑर्डर देने की क्या जरूरत थी? केक तो मैं और तेरी जेठानी भी मिलकर बना देते हैं। हाँ देवरानी जी, केक तो मैं बना लेती। बिल्कुल नहीं, मुझे आप लोगों के हाथों का बनाया केक नहीं चाहिए। मैंने जो सोचा है मैं वही करूंगी। और हाँ जेठानी जी, आप अपने लिए खुद केक बनाना और मेरे केक में हाथ भी न लगे, इस बात का भी ध्यान रखना। आकांक्षा की बात सुनकर सुमित्रा को बहुत बुरा लगता है। अब इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं और देखते ही देखते दोनों देवरानी जेठानी का जन्मदिन आ जाता है और उस दिन आकांक्षा अपने हिसाब से पूरे घर की डेकोरेशन करवाती है। तो वहीं
क्योंकि अदिति गांव से थी इसलिए वो अपनी सास के साथ मिलकर केक बनाती है। माँ जी, मैंने ये केक का बैटर बना लिया है, अब क्या करूं? अब तुझे कुछ नहीं करना, इसे ओवन में रख दे और थोड़ी देर बाद निकालना। उसके बाद हम इसके ऊपर क्रीम लगाएंगे और इस केक को अच्छे से सजाएंगे। जब तक मैं तेरी बची हुई ड्रेस बनाकर तैयार कर देती हूँ। आज ही तेरा जन्मदिन है और आज शाम को ही तुझे मेरे हाथों का बनाया हुआ गाउन पहनना है। सुमित्रा अपनी गरीब बहू को केक के बारे में समझाकर खुद वहां से चली जाती है और बैठकर अदिति का गाउन तैयार करने लगती है। कुछ देर बाद जब सुमित्रा रसोई में जाती है तो वो देखती है कि जैसा उसने अदिति को समझाया था अदिति ने बिल्कुल वैसा ही केक बना रही है। माँ जी आ गई, अब देखिए मैंने कितना अच्छा केक बनाया है, वैसे भी डबल लेयर का जैसा आपने बताया था, बिल्कुल वैसे ही बनाया मैंने। हाँ भाई, केक तो सच में बहुत अच्छा बनाया है तूने। अच्छा अब जाकर जल्दी से तैयार हो जा, तेरा गाउन भी तैयार है, शाम हो चुकी है, कुछ देर में सारे मेहमान भी आ जाएंगे। इस तरह शाम को सुमित्रा की दोनों बहुएं अपनी अपनी ड्रेस पहनकर पार्टी में आती हैं, जहां पहले से ही काफी सारे मेहमान मौजूद थे और वो सभी मेहमान दोनों देवरानी जेठानी की ड्रेस देखकर उनके ड्रेस की काफी तारीफ करते हैं। अरे वाह बहू, तुम दोनों की ही ड्रेस बहुत प्यारी लग रही है। कितने के लिए तुमने? वैसे बड़ी बहू तुमने ये गाउन कहाँ से लिया? बड़ा ही यूनिक डिजाइन है इसका तो। आंटी जी ये गाउन तो मेरी माँ जी ने बनाया है मेरे लिए, यूनिक तो होगा ही। यूनिक के नाम पर अजीब डिजाइन बना दिया है। ड्रेस तो मेरी है, डिजाइनर पूरे 20,000 की है और इनकी ड्रेस 500 रुपए की है। पर ड्रेस तो तेरी जेठानी की अच्छी लग रही है तेरे से। चलो अब ड्रेस की बात है अब बाद में करना, पहले तुम देवरानी जेठानी अपना केक काटो। कुछ देर बाद अर्पित और दीपक अपनी अपनी बीवियों का केक लेकर आते हैं। जहां अदिति का केक 2 लेयर का था वहीं आकांक्षा का केक 4 लेयर का था। अब देवरानी जेठानी एक साथ खड़ी होकर अपना केक काटती हैं और सभी ताली बजाकर उन्हें बर्थडे विश करते हैं। और जब घर आए मेहमान दोनों देवरानी जेठानी का केक खाते हैं तो वो लोग आकांक्षा के केक की काफी तारीफ करते हैं। अरे वाह, देवरानी के 4 मंजिला के एक्सपेंसिव केक से अच्छा तो ये जेठानी का 2 मंजिला का केक है। कौन से बेकरी से मंगाया है भाई? देखने में कितना साधारण और खाने में कितना टेस्टी है। अंकल जी ये सब कुछ मेरी माँ जी की वजह से हुआ है, उन्होंने ही केक बनाने में मेरी मदद की थी। अगर ऐसी बात है तो क्या तुम दोनों सास बहू मुझसे केक के ऑर्डर ले सकती हो? दरअसल मैं ऑर्डर पर केक बनाता हूँ और मुझे केक बनाने के लिए आप जैसे ही टैलेंटेड इंसानों की जरूरत है। हाँ भैया क्यों नहीं। मैंने इतना पैसा खर्च किया अपनी ड्रेस और केक पर, लेकिन सारी वाहवाही ये गरीब जेठानी अपने केक और ड्रेस के जरिए ले गई। लगता है इन मेहमानों को भी महंगी चीजों की कद्र नहीं है। जन्मदिन पर इतना पैसा खर्च करने के बाद भी घर आए मेहमानों की तारीफ आकांक्षा की गरीब जेठानी अदिति ले जाती है और आकांक्षा बस देखती रह जाती है।